वेलकम बैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जो कि एक लंबा सीरीज हम लोग का चल रहा है, इसमें फोर्थ पॉइंट, जिसको कि हमने आपको पिछले वीडियो में ही आइडेंटिफाई कर दिया था, लूप स्टेटमेंट। इसको जनरली हम लोग यूज करते हैं रिपीटेशन के लिए। एक थोड़ा सा डिटेल यानी बैकग्राउंड में हम चलेंगे। आपको ये पहले बता दें कि लूप क्यों जरूरी है। तो वैसा सिचुएशन जिसमें कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को बार बार दोहराना पड़े, रिपीट करना पड़े, तो इस तरह के प्रोसेस को हम कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं लूप को। यानी कि लूप क्या है? एक रिपीटिटिव प्रोसेस है, बार बार दोहराने वाला प्रोसेस है। इसको हम लोग आइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं, यानी रिपीटेशन। तो रिपीटेशन आपको थोड़ा सा हम गोटू के थ्रू बताए थे कि देखिए ये रिपीट करेगा। यदि हम लेबल को टॉप में कर दे और गोटू को बॉटम में लगाए तो वो स्पीच के स्टेटमेंट्स को वो रिपीट करा सकता है। लेकिन ये बहुत पुरानी चीज थी, जो कि स्टार्टिंग में जब लूप नहीं था उस समय से गोटू का यूज किया जाता था इन सारे काम के लिए। लेकिन अब बात आती है कि हम गोटू को छोड़ करके यदि लूप के थ्रू हम करना चाहे तो कैसे होगा, या लूप जब आया तो ये कैसे होगा। क्योंकि गोटू जो था वो अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट था, उसके साथ कंडीशन हमको अलग से कंट्रोल करने के लिए लगाना पड़ता था। लेकिन अब हमको अलग से कुछ नहीं लगाना, सारा कुछ लूप में ही मिल जाएगा। तो सी में यदि हम इसको देखें कि आखिर लूप कितने तरह का होगा, तो लूप यहां पर 3 तरह का यूज होता है। यदि हम लूप स्ट्रक्चर की बात करें तो लूप स्ट्रक्चर 2 तरह का होता है। पहला कहलाता है डू व्हाइल स्ट्रक्चर और दूसरा कहलाता है डू अनटिल स्ट्रक्चर। तो सी लैंग्वेज जो फॉलो करता है ये करता है डू व्हाइल स्ट्रक्चर को से, यानी कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक इसका रिपीटेशन होगा, बार बार ये स्टेटमेंट को दोहराएगा जब तक कंडीशन ट्रू है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है कंट्रोल यहां से बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ फॉलो करता है किसको? डू व्हाइल स्ट्रक्चर को। डू अनटिल को ये फॉलो नहीं करता है। तो अब हम आते हैं कि लूप कितने तरह का यूज होता है सी में। तो पहला है व्हाइल, दूसरा है डू व्हाइल और तीसरा है फॉर लूप। ये 3 तरह का लूप यूज होता है। पहला व्हाइल, दूसरा डू व्हाइल और तीसरा फॉर लूप। तीनों लूप का मेन काम है एग्जीक्यूट करना रिपीटेशन में, यानी बार बार दोहराने वाले काम को करना। ये तीनों का नेचर है। लेकिन अब तो बात आएगी, फिर आप ये सवाल कीजिएगा या मन में आएगी कि जब एक ही तरह का काम है तो फिर ये 3 तरह के लूप को क्यों यूज किया गया। तो देखिए, किसी भी लूप में चाहे आप व्हाइल यूज करिए, डू व्हाइल यूज करिए या फॉर लूप यूज करिए, इस तीनों में आपको कॉमन बात मैं बता दे रहा हूं कि किसी भी लूप को चलने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है। पहला, जिसको कि हम लोग वेरिएबल के रूप में लेते हैं या काउंटर वेरिएबल, उसको हम लोग कहते हैं काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, यानी कि इनिशियल वैल्यू बताना कि आखिर लूप जो चलेगा वो कहां से शुरू होगा। इसके बाद दूसरा आता है कंडीशन और तीसरा है इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन। इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन, ये 3 पॉइंट आपको तीनों लूप में मिलेगा। और ये लूप के लिए बेसिक चीज है, इसके बिना कोई भी लूप नहीं चलेगा।
तो अब बात आती है कि हर एक जो लूप आपका तीनों है, ये तीनों लूप किस तरीके से चलता है, कैसे ये काम करता है, अब इस पर आएंगे एक एक करके आपको बताएंगे। तो देखिए काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो है ये इसको हम लोग यूज करते हैं कि आखिर लूप का स्टार्टिंग कहां से होगा। जैसे मान लीजिए टेबल जनरेट करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो स्टार्ट कहां से कीजिएगा, 1 से। चलिएगा जाइएगा कहां तक, n तक या 10 तक। तो हम 10 तक जो जाएंगे तो वहां पर आपका इनिशियल वैल्यू क्या मिला, 1। तो वही होगा कि काउंटर वेरिएबल का क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। कंडीशन चेक करना, तो कंडीशन हम लोग क्या चेक करेंगे कि जो हमारा रिपीटेशन है वो 1 से लेकर के कहां तक चले, 10 तक चले। हाँ, तो 10 तक चले, ये कंडीशन चेकिंग हो गया कि 10 से यदि ज्यादा नहीं हो जाए, 11 हो जाए तो आपका कंट्रोल क्या हो, एग्जिट कर जाए। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंडीशन को। और इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन पार्ट या ब्लॉक जो होता है, इसका काम होता है कि जो काउंटर वेरिएबल है, जो जिसको कि हमने अभी एग्जांपल के तौर पर दिया कि 1 से इनिशियलाइज किए, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या होगा, 2 होगा, नेक्स्ट टाइम फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरीके से करते हुए कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा। तो ये आपका किस में आ गया, इंक्रीमेंटेशन वाले पार्ट में। अब कभी कभी हमको ऐसा भी होता है कि जस्ट उसको उल्टा लेकर के आना होता है, मान लो घटाना रहे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो उस केस में हम डिक्रीमेंटेशन को यूज करते हैं। इसलिए ऑब्लिक दे दिया मैं कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा जो इंक्रीमेंट करेगा वो 1 से ही करे या डिक्रीमेंट करेगा तो भी 1 से करे, हमारा इससे ज्यादा भी हो सकता है। कभी कभी 5 से भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, किसी पैटर्न पर वो डिपेंड करेगा कि कितना से बढ़ाना है। तो वो सारा काम आपको किस में होगा, इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन ब्लॉक में होगा। अब कोई भी लूप आप जब यूज कीजिएगा तो इसी तीनों ब्लॉक का डिफरेंस होगा। कोई किसी अलग पार्ट पर यूज हो जाएगा, कोई किसी अलग पार्ट पर यूज होगा, और तीनों लूप का काम है बार बार रिपीट करना। अब एक एक करके चलेंगे, उसका सिंटैक्स देखेंगे तो देन आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग लेकर के चलेंगे व्हाइल लूप को। तो व्हाइल लूप को हम लोग एंट्री चेकिंग लूप के तौर पर यूज करते हैं, यानी कि जैसे ही लूप स्टार्ट होगा सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, देन आपको एंट्री देगा। तो जैसे आपको देखिए इसका सिंटैक्स मैं बताता हूं कि पहले होता है व्हाइल और ब्रैकेट में हो जाता है कंडीशन, और कंडीशन के बाद कर्ली ब्रेस, और ये हो गया बॉडी ऑफ द लूप, और लास्ट में यहां पर इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन, जो आपको हम अभी जस्ट बता चुके हैं, इसको हमको यूज करना होता है। तो देखिए इसमें दो को तो दिख गया, कंडीशन और इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन। इनिशियलाइजेशन जो होता है ये लूप के ऊपर होगा, इनिशियलाइजेशन ये टॉप में होता है, यानी लूप के बाहर होगा। तो इसका प्रोसेस कैसे चलेगा, इस पर थोड़ा सा यदि हम लोग फोकस करें तो ये बात समझ में आ जाएगी। वेरिएबल इनिशियलाइज होने के बाद आएगा कंडीशन चेक करने। यदि कंडीशन आपका ट्रू मिला, ट्रू मिला तो आएगा बॉडी को दिखाएगा, बॉडी को दिखाने के बाद इंक्रीज या डिक्रीज करेगा वैल्यू को, और फिर ये घूम करके आ जाएगा कंडीशन पर। और ये तब तक रिपीट करते रहेगा इसी प्रोसेस को जब तक कि आपका दिया हुआ कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब है कि यहां पर हमको कोई ना कोई रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना होगा वेरिएबल के साथ, तो उसको हम देखेंगे कि कैसे यूज होगा। और जैसे ही कंडीशन आपका फॉल्स होगा तो ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, यानी इस ब्लॉक पर ये पहुंच जाएगा, और यहां से फिर प्रोसीड करेगा आगे की तरफ। अब इस लूप का यदि हम फ्लो चार्ट देखें, यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यदि करें तो कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले हम आए कंडीशन के लिए, कंडीशन दिए ईच कंडीशन, ये कंडीशन चेकिंग के लिए यूज होता है। इसके ऊपर आप क्या कीजिए, देखिए यहां पर एक ये कनेक्टर हम दे दिए, और कनेक्टर देकर के ये ऊपर से इनिशियलाइज होकर के आया, और यदि ये कंडीशन ट्रू होता है, ट्रू होगा तो ये प्रोसेस को करेगा, प्रोसेस को किया, और प्रोसेस करने के बाद अपने वेरिएबल को, काउंटर वेरिएबल को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा।
डिक्रीज करेगा और इसके बाद फिर आकर के ये कंटिन्यू हो जाएगा। ये प्रोसेस ये आपका चलेगा और देन यहां से ये क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ये कब, जब फॉल्स होगा। हाँ, तो यहां पर ध्यान दो जरा सा आप लोग, तो ये क्लियर हो जाएगा। देखो ऊपर से आया कंट्रोल, इनिशियलाइज होकर के आया, लूप के अंदर आया, कंडीशन चेक किया। यदि ये कंडीशन ट्रू मिलता है उसको, तो ट्रू मिलता है तो इस प्रोसेस को करेगा। प्रोसेस को करते हुए ये कहां जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज वाले ब्लॉक पर आएगा और उसके काउंटर वेरिएबल को बढ़ा या घटा लेगा और देन फिर ये जाकर के कंडीशन को चेक करेगा। और ये प्रोसेस कब तक दोहराएगा, जब तक ये कंडीशन क्या रहे, ट्रू रहे। और जैसे ही फॉल्स होगा ये बाहर निकल जाएगा, जस्ट ये वाला जो मैं आपको बताया। तो ये व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर है और उसके साथ ही साथ ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिसको कि फ्लोचार्ट कहते हैं, वो फ्लोचार्ट है। अब हम लोग बात करेंगे कि इस पर आखिर कौन सा प्रोग्राम हम बना सकते हैं। तो आप कोई भी प्रोग्राम जो कि रिपीटेटिव ऑपरेशन वाला है, आप उसको बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, एक प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूं, इसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि हम कोई भी नंबर इनपुट लें और उस नंबर का टेबल जनरेट हो जाए। तो उस टेबल को जनरेट कैसे करेंगे, तो ये देखिए आप, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं। हैश इंक्लूड stdio.h void main, और इसके बाद आप यहां पर वेरिएबल एक ले लीजिए int i, और i को हम इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। चूंकि आपको मैं व्हाइल लूप में बताया कि इनिशियलाइजेशन जो है काउंटर वेरिएबल का ये शुरू में ही हो जाएगा, यानी लूप के पहले। तो हम इसी जगह उसको इनिशियलाइज कर दिए 1 से, और इसके बाद यहां एक हम n ले लेंगे। n लिए उस नंबर के लिए जिसका टेबल हमको जनरेट करना है। अब देखिए यहां इनपुट ले लेंगे यूजर से, printf \n इंटर एनी नंबर, और इसको स्कैन करेंगे %d एड्रेस ऑफ n। और इसको जब हम इनपुट कर लिए, तो इनपुट करने के बाद अब इस जगह पर हम यहां लूप को यूज करेंगे। कैसे, while, और जो i है, i ऑलरेडी हमारा 1 से इनिशियलाइज है, तो हम कंडीशन देंगे कि i इज लेस देन और इक्वल टू 10, और यहां कर्ली ब्रैकेट देंगे, देन printf, और इस जगह पर %d और एक स्पेस आप दे दीजिए, ताकि जो नंबर जनरेट होगा, टेबल का सीरीज जो जनरेट होगा, वो आपका हॉरिजॉन्टली जाए। तो स्पेस दे दी ताकि सटे भी नहीं, या यहां विड्थ आप सेट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। और यहां पर आकर के आप i इंटू n कर दीजिए। तो i इंटू n कीजिएगा और i को यहां प्लस प्लस कर दीजिए। तो देखिए ये आपका टेबल जनरेट कर देगा। कैसे होगा, देखिए सबसे पहले आया, यहां आकर के इनपुट लिया, i को 1 से इनिशियलाइज किया, i इज लेस देन 10, तो 1 लेस है 10 के, ये क्लियर है। और यहां पर आकर के आपको फिर प्रिंट करेगा i इंटू n, तो i 1 है और n जो है मान लो हम 5 इनपुट किए हैं, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। देन i प्लस प्लस, i का वैल्यू कितना हो गया, 2 इज लेस देन 10, ट्रू मिला, ये नीचे जाएगा और नीचे जाकर के फिर यहां पर 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 10। फिर ये 3 हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, बार बार ये तब तक चलेगा जब तक i का वैल्यू छोटा या बराबर है किसके, 10 के। जैसे ही 11 होगा ये कंडीशन टर्मिनेट कर जाएगा। तो देखो यहां से 10 हुआ, 15, इस तरीके से करते हुए कहां तक आएगा, ये 50 तक आएगा। 10 गुना 5 हो गया, 50 प्रिंट करेगा, और जैसे ही 50 प्रिंट करके यहां नीचे आया, तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11। तो 11 जो होगा, तो 11 i का वैल्यू यहां पर 11 हुआ, और कंडीशन में हम क्या लिए हैं, i इज लेस देन इक्वल टू 10, ये तो ग्रेटर हो गया, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और कंट्रोल का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, यानी ये नीचे की तरफ आएगा और प्रोसीड कर जाएगा आगे। तो यहां तब तक तो मेरा क्या हो गया, टेबल प्रिंट हो गया। तो ये कितना आसान है, हम लोग गो टू से यूज करते थे, तो बार बार गो टू एल ऊपर भेज रहे थे, या गो टू लेवल, तो
ये रिपीटेटिव प्रोसेस था, हमको वहां पर अपना दिमाग लगा करके करना होता था, और यहाँ पे ऑलरेडी मेरा सारा चीज दिया रहता है। ये ज्यादा आसान है, आप इसको इजिली यूज कर सकते हैं और ये बेटर भी होगा। अब इस पर एक और सवाल मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, सॉल्यूशन उसका प्रोग्राम, कि जैसे सपोज करके कि कोई नंबर हम इनपुट करें और उस नंबर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, यानी 125 तो वो प्रिंट हो जाए 521। देन और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि मेरे टेलीग्राम पर आप जुड़िए और वहां पर आकर के आपको मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, वहां पर आप सॉल्यूशन अपना बन कीजिए और सॉल्यूशन करके हमको भेजिए, मैं चेक कर दूंगा। और यदि कोई गलत हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो मैं उसको भी रेक्टिफाई करूंगा। ऐसे एक का कमेंट था जो कि एक कोई नंबर डाले और उसके हर एक अलग अलग डिजिट को वो वर्ड में प्रिंट करे, उसका भी सॉल्यूशन मैं दूंगा। लेकिन पहले बेसिक आप समझ लें तो वो समझने में आसानी होगी, अदरवाइज मैं सॉल्यूशन भेज भी दूंगा तो आपको आधा बुझाएगा आधा नहीं बुझाएगा। तो पहले आप इसके बेसिक को देख लें। देखिए, तो ये आपका ये आ गया। अब आप आइए कि दूसरा क्वेश्चन जो है कि कोई भी हम नंबर लें, जैसे मान लो हम 125 दें तो ये हमको प्रिंट हो जाए किस में, 521 में। जस्ट पलट दे उस नंबर को, एकदम आसान है। आपको जो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर था, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में इस तरह का सॉल्यूशन मैं कराया हूं आपको शायद याद हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं अभी बताता हूं आपको कि इसके लिए क्या करना होगा। तो देखिए, इसमें नंबर तो एंट्री करना है, ये हम रख लिए n। अब यहां पर i जो है, i नहीं लेंगे, यहां पर देखिए वेरिएबल हर हमेशा प्रोग्राम से रिलेटेड होना चाहिए। तो हम जब नंबर के लिए हम ले लिए कि नंबर हमारा n में है, तो यहां पर दो एडिशनल वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा। एक वेरिएबल हम लेंगे उसके रिमाइंडर को निकालने के लिए, ताकि लास्ट के तरफ से हम एक एक करके निकालेंगे, और एक रखेंगे जिसमें कि उसको स्टोर करेंगे। तो हम यहां पर एक ले लिए r और एक ले लिए b, उसको स्टोर करने के लिए b इक्वल्स टू 0 हमने कर दिया। अब देखो, आप यहां आकर के कंडीशन अब मेरा बदलेगा, हमको कब तक ये रिपीट करना है, जब तक उस नंबर में कोई डिजिट बचा है। हम पीछे से निकालेंगे एक एक करके, जैसे 3 डिजिट है तो पहले 5 को निकालेंगे, तो बचेगा 12, 12 में से फिर 2 को निकालेंगे, फिर बचेगा 1 को निकालेंगे, अब कुछ नहीं बचेगा, तो नहीं बचेगा। तो हमको तब तक चलना है जब तक इसमें डिजिट है। तो यहां पर हम उसके लिए ले लेंगे कंडीशन कि n इज ग्रेटर देन 0, कि n आपका बड़ा हो किससे, 0 से। तो कैसे इसको हम लिखेंगे, अब देखो, अब यहां पर हम आएंगे और रिमाइंडर पहले आप निकाल दो, r इक्वल्स टू n mod 10। n mod 10 करेंगे तो हर हमेशा जो डिजिट आपका नंबर दिया हुआ है उसका लास्ट डिजिट जो है वो निकल जाएगा, वो आ जाएगा r में। अब आप यहां पर लिखिए b इक्वल्स टू b इंटू 10 प्लस r, कि b में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पोजिशनल वैल्यू हमको मिलेगा। आप डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़े ही हैं, तो वहां से आपको ये दिमाग में बात आ जानी चाहिए देखने के बाद। अब देखिए, b इंटू 10 प्लस r करेंगे, रिमाइंडर आकर के ये b से मल्टीप्लाई करेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेगा b, और उसमें ला करके r को ऐड करेगा और ऐड करके b में स्टोर कर देगा। और नीचे लिखेंगे n इक्वल्स टू n बाई 10, ये लास्ट डिजिट को छोड़ते जाएगा। जैसे देखिए, मैं आपको इसी का सॉल्यूशन दिखाता हूं। फर्स्ट टाइम आया 125, ये ग्रेटर है 0 से, ट्रू मिला, ये फर्स्ट स्टेप में हुआ। तो यहां r में आया, r में क्या निकलेगा, 125 का मोड निकालेंगे हम 10 से, तो निकलेगा क्या, 5। 10 से भाग दीजिएगा, 12 बार में लगेगा 120, बचेगा क्या, 5, वो 5 आ जाएगा, ये मोड है। अब देखो, यहां पर b का वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 5। 0 इंटू 10 करेंगे, 0 और प्लस 5 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। देन नीचे आकर के हो जाएगा कि आपका n यानी 125 में आप जब भाग दीजिएगा 10 से तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब ये 12 हो गया तो ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो, जो नंबर मेरा था 125, अब वो बदल गया किस में, 12 में, या करके n में स्टोर हो गया। अब यहां से जो कंट्रोल ऊपर जाएगा फिर चेक करने के लिए, यानी सेकंड आइटरेशन की बात हम करें तो सेकंड आइटरेशन में क्या हो जाएगा, अब 12 चेक करेगा, 12 बड़ा है 0 से, ट्रू है, तो नीचे आएगा और 12 का मोड निकालेगा कितना से, 10 से, तो निकलेगा क्या, 2। ये सेकंड फेज है, तो ये 2 निकलेगा। अब 2 जो निकला, अब इसको फिर ला करके ये मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां ऑलरेडी b का वैल्यू मेरा कितना हो चुका है, 5, तो 5 इंटू 10
और प्लस ये r का वैल्यू यानी 2। तो 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 और प्लस 2 52 हो गया। यहाँ पर देखो 52 हुआ। अब इसके नीचे आएंगे तो अब है 12 बाई 10 इक्वल्स टू 1। 10 से 12 में भाग दीजिएगा तो कई बार में लगेगा? एक बार में लगेगा। एक बार में लगेगा तो एक यहाँ आपका आ गया कितना? एक लास्ट वाला डिजिट मेरा बचा अभी। अब थर्ड एडिशन जब ऊपर जाएगा ये तो फिर चेक करेगा तो एन में कितना है? 1। तो 1 क्या है? अभी भी 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है। अब ये आ जाएंगे हम थर्ड स्टेप में। तो थर्ड में आएंगे तो यहां पर आकर के देखिए 1 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू मिला। ट्रू मिला तो ये नीचे आया। अब है 1 और मोड निकालेंगे 10 से। तो मोड जब 10 से निकालिएगा तो इस 10 से छोटा यदि नंबर होगा तो यही नंबर रिटर्न हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। और यहां पर ऑलरेडी मेरा हो चुका है कितना? 52 इंटू 10 और प्लस 1। तो 52 इंटू 10 इक्वल टू 520 और प्लस 1 521 हो गया। तो यहां हो जाएगा 521। और अगेन आप 1/10 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0। इंटीजर है इसलिए फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, दशमलव में नहीं जाएगा, 0 हो गया। अब जो ये फोर्थ फेज में जब जाएगा तो फोर्थ में जाकर के यहां पर चेक करेगा तो 0 इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन क्या होगा? फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो कंट्रोल यहां से बाहर होगा। तो बाहर होगा तो देखिए आपका नंबर पलट करके किस में स्टोर हो चुका है? 521 यानी कि बी में। अब बी को आप नीचे प्रिंट कर दीजिए। प्रिंटर %d या ऐसे इसको लिखो, मैसेज यहां दे दो प्रिंटर कि नंबर इन रिवर्स ऑर्डर इक्वल्स टू %d और यहां पर आप b को प्रिंट कर दो। ये हो गया आपका कि कोई भी नंबर डालो, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 2 डिजिट का, उन सारे को ये रिवर्स कर देगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो मैं लेकर के चलूंगा डू व्हाइल लूप पर, कि उसमें डिफरेंस भी मैं बताऊंगा कि डू व्हाइल और व्हाइल में क्या डिफरेंस है, क्यों उसको यूज किया गया, क्यों नहीं सिर्फ और सिर्फ व्हाइल को ही यूज किया गया। तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और जो भी जिनको यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो आप या तो कमेंट करें, अदरवाइज टेलीग्राम पर आप मैसेज अपना छोड़ दें, मैं उसको देखूंगा और उसका सोल्यूशन आपके साथ जरूर करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।